दोस्तों, एक वक्त था जब प्रयागराज की सड़कों पर सिर्फ एक ही नाम का डर था और वो नाम था अतीक अहमद। एक ऐसा नाम जिसके खिलाफ कुछ बोलने से भी लोग कतराते थे। लेकिन फिर दिन आता है 15 अप्रैल 2023 का, जब घड़ी में रात के लगभग 10 बज रहे थे और कोलविन अस्पताल के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। कैमरों के साथ साथ माइक भी ऑन थे और पुलिस के कड़े पहरे के बीच 2 कैदियों को मेडिकल के लिए लाया जा रहा था। दोनों के हाथों में हथकड़ी थी और चेहरों पर थकान और हालात से हार मान लेने वाली एक अजीब सी खामोशी थी। पर ये कोई आम कैदी नहीं थे, बल्कि ये वो नाम थे जिनके खौफ ने दशकों तक पूरे प्रयागराज को जकड़ कर रखा था। अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ। जैसे ही वो दोनों पुलिस की वैन से उतरकर चलने लगते हैं तो मीडिया के सवाल शुरू होते हैं। अतीक जी, आप अपने बेटे के जनाजे में नहीं जा पाए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मीडिया कर्मियों के द्वारा ऐसा पूछने पर अतीक धीरे से जवाब देता है, नहीं ले गए तो नहीं गए। और ठीक इसी जवाब के कुछ सेकंड बाद गोलियों की वो आवाज गूंजती है जिसने सिर्फ कुछ ही पलों में उस कहानी का अंत कर दिया जो लगभग 40 सालों से चल रही थी। लेकिन इस अंत को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा, बहुत पीछे। उस दौर में जब प्रयागराज को इलाहाबाद कहा जाता था और चकिया मोहल्ले की तंग गलियों में एक फिरोज खान नाम के तांगे वाले का परिवार रहता था और उसी फिरोज का एक बेटा था जिसका नाम था अतीक अहमद। अतीक का बचपन किसी फिल्मी विलन जैसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि एक साधारण और तंगी भरी जिंदगी से भरा हुआ था। घर में ज्यादा पैसा नहीं था और पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता था, जिससे कि वो कुछ पढ़ लिखकर अपने घर की स्थिति को सुधार लेता। और इसी चीज के चलते साल 1979 तक आते आते वो 10वीं क्लास की परीक्षा में फेल हो चुका था। लेकिन उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि उसकी नजरें कहीं और थीं। पढ़ाई में टॉप करके ना सही, पर उसे किसी भी तरह से और जल्द से जल्द पैसा चाहिए था, और वो भी किसी सीधे रास्ते से नहीं बल्कि शॉर्टकट से। उसकी यही सोच उसे धीरे धीरे एक ऐसे रास्ते पर ले गई जहां से वापसी आसान नहीं होती। शुरुआत उसने रेलवे यार्ड से कोयला चोरी करने से की। रात के अंधेरे में अपने साथियों के साथ मालगाड़ियों से कोयला चुराना और उसे ब्लैक में बेचना उसका पहला धंधा बना। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। इसी दौरान उसका नाम पहली बार एक हत्या के मामले में सामने आया। अपने उसी पहले कोयले वाले धंधे को लेकर उसकी एक लड़के से अनबन हो गई थी। लेकिन उस वक्त तक अतीक के मन में पैसों की भूख इतनी ज्यादा जाग चुकी थी कि वो अपने उस कोयले वाले बिजनेस में अपने अलावा किसी को भी हाथ नहीं डालने देना चाहता था। इसी वजह से उसने उस लड़के को रास्ते से हटाना ही ठीक समझा। और इसी एक घटना की वजह से पहली बार उसके अगल बगल में और उसके साथ में काम करने वाले लोगों के मन में उसके प्रति डर बैठ गया था। और इस बात का एहसास जब उसे हुआ तो यही से उसने समझ लिया कि अगर लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया जाए तो पैसा और ताकत दोनों अपने आप मिलने लगते हैं। इसके बाद 1980 का दशक आते आते अतीक ने रंगदारी और वसूली का खेल शुरू कर दिया था। रेलवे के ठेकेदारों से पैसा वसूलना, उन्हें धमकाना और विरोध करने वालों को रास्ते से हटा देना उसके लिए आम बात हो गई थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो शख्स उसकी दुनिया के उस शिखर पर बैठा हुआ था जहां तक वो खुद पहुंचना चाहता था। और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि चांद बाबा था, जो उस वक्त इलाहाबाद का सबसे खौफनाक माफिया माना जाता था। उस जमाने में चांद बाबा की दहशत इतनी ज्यादा थी कि पुलिस भी उसके इलाके में जाने से पहले कई बार सोचती थी। उसके इसी रसूख की वजह से अतीक ने उसे अपना उस्ताद माना और उसके साथ काम करना शुरू कर दिया। साल 1985 तक आते आते अतीक चांद बाबा का सबसे भरोसेमंद और खतरनाक शूटर बन चुका था। लेकिन हर शिष्य के अंदर एक दिन अपने गुरु से आगे निकलने की चाहत आती ही है, और अतीक भी इस चाहत से बच नहीं पाता है। लेकिन उस वक्त तक उत्तर प्रदेश में माफियाओं का आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इसको कंट्रोल करने के लिए साल 1986 में उत्तर प्रदेश के अंदर गैंगस्टर एक्ट लागू किया जाता है। और इसी एक्ट के तहत इतिहास में पहली बार अतीक अहमद को गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस उसे रातों रात उठाकर ले गई थी। 3 दिन तक उसका कोई अता पता नहीं था, जिसके चलते पूरे शहर में यह खबर फैल गई कि उसका एनकाउंटर हो गया है। लेकिन जो अतीक अहमद का उस्ताद चांद बाबा था, उसकी थोड़ी पॉलिटिकल पहुंच भी थी। ऐसे में जब अतीक को पुलिस पकड़ कर ले गई थी तो उन 3 दिनों के अंदर चांद बाबा ने अतीक को छुड़वाने के लिए अपना पूरा एडी छोटी का जोर लगा दिया था, क्योंकि ये घटना चांद बाबा की दहशत को भी एक तरीके से कम कर रही थी।
कि उसके रहते हुए उसका कोई खास आदमी जेल में है। लेकिन उस वक्त चांद बाबा को भी इस बात का एहसास नहीं था कि जिस लड़के को छुड़वाने के लिए वो इतनी कोशिशें कर रहा है, वही लड़का आगे जाकर उसके लिए रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन जाएगा। ऐसा मैं आपसे किस वजह से कह रहा हूं, ये आपको जल्द ही इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। इसके बाद जल्द ही पुलिस के पास सीधा लखनऊ से उस वक्त के एक बहुत बड़े नेता का फोन आता है और पुलिस को कहा जाता है कि वो लड़का आज शाम से पहले पहले रिहा हो जाना चाहिए। अब पुलिस को भी पॉलिटिकल प्रेशर के चलते अतीक को छोड़ना पड़ता है, जिसके चलते कुछ ही घंटों बाद अतीक वापस से लोगों को सड़कों पर दिखाई देने लगता है। लेकिन उस दिन उसे एक बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि अगर हमेशा के लिए बचना है तो सिस्टम के खिलाफ नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर ही अपनी जगह बनानी होगी, और उसकी यही सोच उसे राजनीति की तरफ ले जाती है। इसके बाद साल 1989 का चुनाव आता है। चांद बाबा को तो टिकट मिल जाता है लेकिन अतीक को नहीं मिलता है, और यही वो मोड़ था जिसने पूरी कहानी बदल दी। अतीक ने अपने ही गुरु के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया, और जब ये बात चांद बाबा तक पहुंची तो उसने इसे अपनी तौहीन समझा। अतीक की इस हरकत की वजह से चांद बाबा को इतना भयंकर गुस्सा आया कि उसने अतीक को खत्म करने का ही फैसला कर लिया। लेकिन शायद उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसका ही शिष्य अब उससे एक कदम आगे निकल चुका है। एक दिन एक ढाबे पर दोनों आमने सामने होते हैं और दोनों की गैंग के बीच जमकर फायरिंग होती है, लेकिन उस गोलीबारी में चांद बाबा खुद को बचा नहीं पाता है। उस रात अतीक की गोलियों ने अपने ही गुरु का अंत कर दिया था, और इसी के साथ उसने इलाहाबाद के अंडरवर्ल्ड में अपनी बादशाहत की नींव रख दी थी, क्योंकि चांद बाबा से ऊपर इलाहाबाद के अंडरवर्ल्ड में और कोई माफिया नहीं था। और अब उसी चांद बाबा को मौत के घाट उतारकर अतीक अहमद ने उस बादशाहत का ताज अपने सिर पर पहन लिया था, और यहीं से इलाहाबाद के अंडरवर्ल्ड में एक नए दौर की शुरुआत हो गई थी, जहां अब एक नया नाम सबसे ऊपर था, अतीक अहमद। जिस शख्स को कभी लोग एक छोटे मोटे गुंडे के रूप में जानते थे, वही अब पूरे शहर का सबसे बड़ा नाम बन चुका था। और इस बार उसके सामने ना ही तो कोई गुरु था, ना ही कोई उसे रोकने वाला था। इस घटना के बाद चांद बाबा की गैंग के बचे खुचे लोग या तो अतीक की गैंग के लोगों के हाथों मारे जा चुके थे, या फिर अतीक की ही गैंग में शामिल हो गए थे। और इस तरह से कुछ ही हफ्तों के अंदर अतीक ने चांद बाबा के पूरे नेटवर्क पर अपना कब्जा जमा लिया था। लेकिन अतीक सिर्फ इलाहाबाद के अंडरवर्ल्ड का राजा बनकर खुश नहीं था, बल्कि उसे अब उस सत्ता की भी जरूरत थी जो उसे कानूनी सुरक्षा दे सके। और यही वजह थी कि उसने राजनीति में अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत करनी शुरू कर दी। 1989 का चुनाव जीतने के बाद अतीक अहमद सिर्फ एक माफिया नहीं रहा था, बल्कि अब वो माननीय बन चुका था। और यही वो मोड़ था जिसने उसके पूरे खेल को बदल दिया था, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ बंदूक नहीं थी बल्कि सत्ता का भी संरक्षण था। और उसके इसी रसूख की वजह से उसके नाम से शराब के ठेके मिलने लगे, सरकारी कामों में उसकी दखल बढ़ने लगी, और धीरे धीरे उसने इलाहाबाद के हर उस सेक्टर में अपनी पकड़ बना ली जहां से पैसा निकल सकता था। चाहे फिर वो जमीन का मामला हो, रेलवे स्क्रैप हो, या फिर छोटे बड़े व्यापार हो। हालात ऐसे हो गए थे कि कोई भी ठेकेदार बिना उसकी मर्जी के टेंडर भरने की हिम्मत तक नहीं करता था, और अगर किसी ने कोशिश भी की तो उसका अंजाम क्या होगा ये पूरे शहर को पता था। इसके बाद साल 1990 का दशक अतीक के लिए उसका गोल्डन पीरियड था, एक ऐसा समय जब उसका नाम सत्ता और डर दोनों का पर्याय बन चुका था। उसके पास 100 से भी ज्यादा शार्प शूटर्स की एक पूरी फौज थी जो उसके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहती थी। शहर में अगर कोई जमीन खाली होती थी तो वो ज्यादा दिनों तक खाली नहीं रहती थी, क्योंकि कुछ ही समय में उस पर अतीक का कब्जा हो जाता था, और जो इस चीज का विरोध करता वो या तो गायब हो जाता या फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता। साथ ही पुलिस और प्रशासन के भी कई लोग उसके प्रभाव में थे, और यही वजह थी कि उसके खिलाफ आवाज उठाना लगभग नामुमकिन हो गया था। इसी दौरान साल 1995 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा कांड हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया, और वो कांड था गेस्ट हाउस कांड। उस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन सरकार थी, लेकिन जब यह गठबंधन टूटने की कगार पर था तो लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में जो हुआ उसने लोकतंत्र को झकझोर कर रख दिया था। अतीक अहमद भी उस भीड़ का हिस्सा था जिसने गेस्ट हाउस पर हमला किया था। भीड़ की आड़ में उसके गुंडों के द्वारा दरवाजे तोड़े गए, धमकियां दी गई
और हालात इतने बिगड़ गए कि अगर कुछ पुलिस अधिकारी बीच में ना आते तो स्थिति और भी ज्यादा भयानक हो सकती थी। इस घटना ने साफ कर दिया था कि सत्ता के नशे में अतीक और उसके जैसे लोग किस हद तक जा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे अतीक का कद बढ़ रहा था वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ते जा रहे थे। इसके बाद साल 1996 में एक और बड़ा मामला सामने आया, जब सिविल लाइंस इलाके के एक व्यापारी अशोक साहू की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई और इस हत्या का आरोप अतीक के भाई अशरफ पर लगता है। लेकिन जब पुलिस जांच में जुटी तो एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल जिस वक्त अशोक साहू की हत्या हुई थी उस वक्त सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार अशरफ तो जेल में बंद था। इसका मतलब साफ था कि जेल के अंदर तक अतीक का सिस्टम काम कर रहा था। किसी और को उसके नाम पर जेल में बैठाया गया था और असली अशरफ बाहर घूम रहा था। ऐसे में यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि यह इस बात का सबूत था कि अतीक का नेटवर्क कितना गहरा और खतरनाक हो चुका था। इसके बाद साल 2000 का दशक शुरू होते होते अतीक अहमद इलाहाबाद का बेताज बादशाह बन चुका था। लेकिन हर साम्राज्य की तरह उसके साम्राज्य में भी दरारें पड़नी शुरू हो चुकी थी। 2002 में जब उत्तर प्रदेश की सत्ता मायावती के हाथों में आई तो हालात बदलने लगे। मायावती का रुख साफ था, अपराधियों पर सख्ती, और इसी के तहत अतीक के खिलाफ एक ही दिन में 100 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए। पुलिस ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी और पहली बार अतीक को महसूस हुआ कि अब सिस्टम उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है। इसके बाद एक घटना ऐसी होती है जिसने सभी को अचंभित कर दिया था। दरअसल 7 अगस्त 2002 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसकी पेशी थी, पर इसी दौरान एक जोरदार बम धमाका हुआ। कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, लेकिन अतीक को कुछ नहीं हुआ और इस चीज का फायदा उठाते हुए उसने तुरंत मीडिया के सामने बयान दिया कि सरकार उसे मरवाना चाहती है। लेकिन जब जांच हुई तो सच्चाई कुछ और ही निकली। दरअसल वो धमाका खुद अतीक ने ही करवाया था, ताकि वो सहानुभूति हासिल कर सके और पुलिस पर दबाव बना सके। ये एक ऐसा खेल था जिसमें वो हमेशा से माहिर था, खुद ही खतरा पैदा करना और फिर खुद ही पीड़ित बन जाना। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। धीरे धीरे सिस्टम मजबूत हो रहा था और अतीक के लिए रास्ते मुश्किल होते जा रहे थे। 2004 में उसने फूलपुर से लोकसभा चुनाव जीता और सांसद बन गया। लेकिन यही वो समय था जब उसके पतन की शुरुआत भी हो चुकी थी, हालांकि उसे खुद इस बात का अंदाजा नहीं था। दरअसल 2004 में सांसद बनने के बाद अतीक अहमद को लगा था कि अब उसने वो मुकाम हासिल कर लिया है जहां से उसे कोई हिला नहीं सकता। दिल्ली में बैठकर वो राजनीति भी करेगा और प्रयागराज में उसका साम्राज्य भी वैसा का वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन अक्सर इंसान के लिए सबसे बड़ा धोखा इंसान को खुद का जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास ही देता है, और अतीक के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। सांसद बनने के बाद उसकी इलाहाबाद वेस्ट वाली विधायक की सीट खाली हो गई थी, जिसके लिए उसने बिना किसी शक के ये तय कर लिया कि अब उस सीट पर उसका छोटा भाई अशरफ ही बैठेगा, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था बल्कि अपने वर्चस्व को बनाए रखने की लड़ाई थी। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि इस बार सामने वाला खिलाड़ी कोई आम इंसान नहीं है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी ने उस सीट पर एक ऐसे व्यक्ति को उतारा जो कभी अतीक के ही सिस्टम का हिस्सा रह चुका था, और वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि राजू पाल था। हालांकि राजू पाल भी कोई मासूम नेता नहीं था, उसके ऊपर भी कई मामले दर्ज थे, लेकिन एक चीज जो उसे अलग बनाती थी वो थी उसका निडर होना। वो अतीक से डरता नहीं था और यही बात अतीक के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई थी। और जब चुनाव के नतीजे आए तो पूरा प्रयागराज हिल गया। अशरफ हार चुका था और राजू पाल जीत गया था, पर अतीक के लिए यह सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी बल्कि उसके खौफ पर सीधा हमला था। जिस शहर में लोग उसके नाम से कांपते थे उसी शहर में किसी ने उसके भाई को हरा दिया था, और ये बात अतीक के अहंकार को अंदर तक झकझोर कर रख देती है। इसके बाद वक्त आता है 25 जनवरी 2005 का। दिन का समय था और प्रयागराज की सड़कों पर आम दिन की तरह ही चहल पहल थी। राजू पाल अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था, तभी अचानक कुछ गाड़ियां उसकी गाड़ी के सामने आकर रुकती हैं और अगले ही पल पूरे इलाके में गोलियों की आवाजें गूंजने लगती हैं। AK-47 जैसी ऑटोमेटिक बंदूकों से लगातार फायरिंग हो रही थी, जिसकी वजह से कुछ ही सेकंड में राजू पाल की गाड़ी बुरी तरह से गोलियों से छलनी हो जाती है। उसके शरीर में एक के बाद एक कई गोलियां लग चुकी थी, जिसकी वजह से सड़क पर उसका खून फैल जाता है
और लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन कोई भी बीच में आने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सब जानते थे कि यह किसका काम है। फिर जब हमलावरों को लगा कि उनका काम हो चुका है, तो अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं। उनके जाने के बाद जब राजू पाल के साथी उसे देखते हैं, तो इतनी गोलियां लगने के बावजूद भी उसकी सांसें चल रही थी। ये चीज देखकर उसके साथ उसे किसी तरह एक ऑटो में डालकर अस्पताल ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन घटनास्थल से किसी गुर्गे ने हमलावरों को फोन करके बताया कि राजू पाल मरा नहीं है। ये सुनकर वो हमलावर फिर से घटनास्थल की तरफ लौटते हैं और उस ऑटो का पीछा करके उस चलते हुए ऑटो पर भी गोलियां बरसाते लगते हैं। पर हैरानी वाली बात यह थी कि उस घटनास्थल से लेकर जिस जगह तक उन्होंने उस ऑटो का पीछा करके उस पर गोलियां चलाई, उस पूरे रास्ते में टोटल 4 पुलिस स्टेशन पड़ते थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। पर इस हत्याकांड का एकमात्र गवाह था उमेश पाल, जो राजू पाल का करीबी था। हालांकि घटना के दौरान लोग तो कई मौजूद थे, पर उमेश पाल के अलावा कोई भी अतीक अहमद के खिलाफ गवाही देने के लिए सामने नहीं आता है। और यही गवाही आगे चलकर अतीक के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। लेकिन उस समय के लिए तो अतीक ने वही हासिल कर लिया था जो वो हासिल करना चाहता था। दिन दहाड़े बीच सड़क पर हुई इस घटना से उसका खौफ वापस आ चुका था। लोगों को फिर से याद दिला दिया गया था कि उसके खिलाफ खड़ा होने का अंजाम क्या होता है। लेकिन शायद अतीक ये भूल गया था कि वक्त बदल रहा है और सिस्टम अब पहले जैसा नहीं रहा। क्योंकि साल 2007 में एक बार फिर से जब उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बनी, तो हालात तेजी से बदलने लगे। मायावती ने साफ कर दिया कि अब बाहुबलियों के लिए यूपी में कोई जगह नहीं है और सबसे पहले निशाना बना अतीक अहमद। उसके खिलाफ पुराने मामलों को फिर से खोला गया, उसकी संपत्तियों की जांच शुरू हुई और धीरे धीरे उसका पूरा नेटवर्क सिस्टम की नजर में आने लगा। जो अतीक कभी पुलिस को अपने इशारों पर नचाता था, अब वही पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। अतीक को गिरफ्तार कर लिया गया और पहली बार उसे एहसास हुआ कि अब हालात उसके हाथ से निकल रहे हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जेल में रहने के बावजूद भी उसका नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। साल 2008 के आसपास जब देश की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया और संसद में एक महत्वपूर्ण वोटिंग होनी थी, तो हर एक सांसद की जरूरत थी और इसी वजह से अतीक को जेल से निकालकर संसद में लाया गया। लेकिन यहां उसने वही किया जो उसके स्वभाव में था। उसने गुस्से में आकर अपने ही राजनीतिक साथियों के खिलाफ जाकर वोट किया, क्योंकि उसके मन में इस बात की चिढ़ बैठी हुई थी कि इतना राजनीतिक रसूख होने के बावजूद और एक सांसद के पद पर रहने के बावजूद भी उसे जेल में रहना पड़ रहा है और राजनीतिक साथी और उसकी पार्टी उसे जेल से बाहर निकालने के लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रही। लेकिन इसी एक हरकत की वजह से उसका बचा खुचा आखिरी सहारा भी खत्म हो गया। अब अतीक अकेला था, ना पूरी तरह राजनीति में, ना पूरी तरह अंडरवर्ल्ड में। और इसी बीच 2017 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। जब बाबा योगी आदित्यनाथ की नई सरकार आई, तो उसने साफ कर दिया कि अब माफियाओं को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद जो हुआ वो अतीक ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि योगी के सत्ता में आते ही उसकी अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू हो गई और उन पर बुलडोजर चलने लगे। उसके करीबियों को गिरफ्तार किया जाने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा साम्राज्य लगभग खत्म होने के कगार पर आ गया था। लेकिन अतीक का एक हिस्सा अभी भी जिंदा था और वो था उसका अहंकार। उसे लगता था कि वो जेल के अंदर बैठकर भी सब कुछ कंट्रोल कर सकता है और इसी सोच ने उसे एक ऐसी गलती करने पर मजबूर कर दिया जिसने उसकी पूरी कहानी का अंत तय कर दिया। दरअसल 2017 के बाद माफियाओं के खिलाफ शुरू हुआ सीएम योगी का ऑपरेशन धीरे धीरे अतीक अहमद के उस साम्राज्य को खोखला कर चुका था जो कभी अटूट माना जाता था। लेकिन फिर भी एक चीज थी जो अब तक बची हुई थी और वो था उसका डर। और उसी डर को जिंदा रखने के लिए अतीक ने एक बार फिर वही रास्ता चुना जो उसने सालों पहले अपनाया था, यानी खौफ पैदा करने के लिए किसी ना किसी ऐसी घटना को अंजाम देना जिससे लोग उसके नाम से ही सिहर उठे, क्योंकि उसे लगता था कि अगर डर खत्म हो गया तो उसका नाम भी खत्म हो जाएगा। इसी बीच साल 2023 आता है और जेल में रहते हुए ही उसके द्वारा एक ऐसा फैसला लिया जाता है जो उसकी इस पूरी कहानी का आखिरी अध्याय लिख देता है। दरअसल 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज की सड़कों पर
एक बार फिर से सामान्य हलचल थी। लोग अपने अपने काम में लगे हुए ही थे कि तभी अचानक गोलियों और बम धमाकों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठता है। कुछ ही सेकंड में अफरा तफरी मच जाती है और इससे पहले कि लोग समझ पाते कि हुआ क्या है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दरअसल ये हमला एक ऐसे शख्स किया गया था जो पिछले लगभग 18 सालों से एक पुराने केस में अतीक अहमद के खिलाफ गवाह बना हुआ था, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उमेश पाल था। हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे, गोलियों की बौछार की गई, बम फेंके गए और कुछ ही पलों में उमेश पाल और उसकी सुरक्षा में लगे 2 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आता है और वही वीडियो पूरे देश को झकझोर देता है, क्योंकि इस बार यह कोई छुप कर किया गया अपराध नहीं था, बल्कि दिन दहाड़े खुलेआम किया गया हमला था। इसके बाद जांच शुरू होती है और जल्द ही सारी कड़ियां एक ही नाम की तरफ इशारा करने लगती हैं। वो नाम था अतीक अहमद। आरोप लगता है कि इस पूरे हमले की साजिश उसने जेल में बैठकर ही रची थी और इसे अंजाम दिया था उसके बेटे असद और उसके साथियों ने। लेकिन अतीक हर बार यह भूल रहा था कि अब समय और सिस्टम दोनों बदल चुके हैं, जिसकी वजह से इस बार जवाब पहले से कहीं ज्यादा तेज और सख्त था। पुलिस और एसटीएफ ने एक एक करके उसके पूरे नेटवर्क को निशाना बनाना शुरू किया। छापेमारी हुई, गिरफ्तारियां हुई और कुछ ही दिनों के अंदर उसका वो गैंग जो सालों से उसके नाम पर खड़ा था, वो अब बिखरने लगा था। फिर वो दिन आता है जो शायद अतीक के लिए सबसे बड़ा झटका था। दरअसल पुलिस के द्वारा एक एनकाउंटर में उसके बेटे असद को मार गिराया जाता है। जिस बेटे के दम पर उसने फिर से डर पैदा करने की कोशिश की थी, वही अब नहीं रहा था। जब यह खबर अतीक तक पहुंचती है तो पहली बार वो टूटता हुआ दिखाई देता है। जो शख्स कभी कोर्ट में खड़े होकर मूंछों पर ताव देता था, वही अब पुलिस वैन में बैठा रो रहा था, क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ एक बेटे की मौत का दुख नहीं था, बल्कि ये उस साम्राज्य के खत्म होने का एहसास था जिसे उसने अब तक की अपनी पूरी जिंदगी में बनाया था। इसके बाद 28 मार्च 2023 को कोर्ट एक पुराने मामले में उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। यह पहली बार था जब उसे किसी केस में कानूनी रूप से सजा मिली थी, लेकिन इस वक्त तक ना उसके पास सत्ता बची थी, ना ताकत और ना ही वो डर जो कभी उसका सबसे बड़ा हथियार था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अंत अभी बाकी था। 15 अप्रैल 2023 की रात प्रयागराज का कोलविन अस्पताल पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ मेडिकल जांच के लिए लाए जाते हैं। चारों तरफ मीडिया का जमावड़ा होता है, कैमरे ऑन होते हैं, लाइव कवरेज चल रही होती है, पत्रकार सवाल पूछ रहे होते हैं और उसी बीच अतीक के मुंह से वो आखिरी शब्द निकलते हैं, नहीं ले गए तो नहीं गए। और फिर अचानक से भीड़ में से 3 युवक आगे बढ़ते हैं। उनके हाथ में माइक होता है, गले में प्रेस का आईडी कार्ड, और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही गोलियों की आवाज गूंजती है। सिर्फ 10 सेकंड और सब खत्म। उन 10 सेकंड के दौरान लगातार फायरिंग होती है। अतीक और अशरफ जमीन पर गिर पड़ते हैं, कैमरे सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, पुलिस वहीं मौजूद होती है, लेकिन यह सब इतनी तेजी से होता है कि कोई कुछ कर ही नहीं पाता है। 40 साल तक जिस नाम ने पूरे प्रदेश को डरा कर रखा था, उसका अंत लाइव कैमरों के सामने हो जाता है। और ताज्जुब वाली बात यह थी कि उस पर गोली चलाने वाले भागने की कोशिश भी नहीं करते हैं, बल्कि वो तुरंत पुलिस के सामने हथियार डाल देते हैं और सरेंडर कर देते हैं। पूछताछ में वो कहते हैं कि वो क्राइम की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये किया। लेकिन क्या सच में कहानी इतनी सीधी थी या फिर इसके पीछे कुछ और भी था? क्योंकि जिस तरह से ये हमला हुआ, जिस तरह से इतनी सुरक्षा के बीच ये संभव हुआ, उसने कई सवाल खड़े कर दिए थे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि अतीक के तार अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क तक जुड़े हुए थे और उसके जरिए हथियारों की सप्लाई होती थी। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई थी या फिर वो किसी बड़े खेल का सिर्फ एक मोहरा था? आज भी यह सवाल हर किसी के मन में है कि क्या अतीक अहमद का अंत सिर्फ 3 युवकों की सनक का नतीजा था, या फिर किसी ने हमेशा के लिए एक ऐसे शख्स को खामोश कर दिया जो बहुत कुछ जानता था। दोस्तों, ये थी अतीक अहमद की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही गहराई वाली सच्ची कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे।